नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मल्डा के सफल प्रयास। 25 साल पहले किशन सिंह मल्डा ने बागेश्वर में एक पीपल का वृक्ष लगाया। आज वो जगह पीपल चैक नाम से जानी जाती है। तब से किशन सिंह को पर्यावरण से प्रेम हो गया। उनका कहना है कि विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी वृक्ष प्रजातियों को सहेजना उनका लक्ष्य है। पर्यावरण के सहेजने का सीधा तरीका है खूब सारे वृक्षों का रोपण और उनकी सुरक्षा। यूं तो जंगल बनने की अपनी प्राकृतिक विधि होती है, लेकिन मानवीय असंवेदनशीलता के चलते हमें खुद वृक्ष लगाने होंगे, तभी हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। किशन सिंह मल्डा ने अपने घर के पास एक वाटिका बनाई है। अपनी माता जी के नाम से बनाई देविका लघु वाटिका में आज दर्जनों किस्म की प्रजाति के पौधे और वृक्ष हैं। किशन सिंह नए नए प्रयोग भी करते हैं। आपने बताया कि चंदन और चिउरा 2 प्रजातियां बागेश्वर के सरयू और गोमती किनारे बसे इलाकों में आसानी से उग सकते हैं। चंदन और चिउरा 10 साल के बाद किसान को अच्छा आर्थिक मुनाफा दे सकता है। देविका लघु वाटिका में बांस, नींबू, एवोकाडो, दर्जनों प्रकार के मेडिसिनल प्लांट हैं। किशन सिंह इन पौधों की नर्सरी भी बनाते हैं। बालिका शिक्षा और बेटी बचाओ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए किशन सिंह मल्डा ने अनोखा तरीका अपनाया है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है, किशन सिंह उस दंपत्ति को चंदन का वृक्ष उपहार में देते हैं। आपकी इस अनूठी पहल की खूब सराहना हो रही है। मल्डा जी ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को साधने वाले पौधे भी लगाए हैं। शुगर, उच्च रक्तचाप, हार्ट संबंधी बीमारी के लिए कुछ पौधे हैं जिनकी पत्तियों का नियमित सेवन कर रोगियों को लाभ मिला है। किशन सिंह ने बताया कि उत्तराखंड जैव विविधता के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ सालों से जंगलों में आग लगने से बहुत नुकसान हुआ है। इस नुकसान की पूर्ति करने के लिए वृक्षारोपण ही एकमात्र तरीका है। रिपोर्ट विपिन जोशी। नमस्कार, मेरा हक मेरा देश न्यूज के साथ आज मैं पहुंचा हूं किशन सिंह मल्डा जी के अपने बगीचे में, बागान में, जहां इन्होंने बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं। काफी सारी नर्सरी इनकी है। चंदन, रुद्राक्ष और भी कई तरह के पौधों के बारे में, हमें वृक्षों के बारे में जानकारी देंगे। वृक्ष मित्र की उपाधि आपको मिली हुई है और जानते हैं उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी यात्रा को सुनते हैं। पर्यावरण के प्रति उनका अगाध प्रेम आज सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। ये जो प्रेरणा आपको मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने पर्यावरण के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है और एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है सभी के सामने? सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल का कि आप देश के लोगों बैठकर आए। हमारे आसपास का माहौल जो ऐसा होता है, बचपन से ही देखते हैं कि बिल्कुल पर्यावरण पूरक होता है। फिर अपने आसपास की वही चारा पत्ती, पानी, इसकी समस्याओं को बचपन से देखते हुए मेरा मन करा कि क्यों न पर्यावरण पर ही ऐसा काम किया जाए कि यहाँ की जो मातृशक्ति है और हमारा जो गोवंश है और जो एक आर्थिक साधन भी हम कृषि प्रधान देश के और उत्तराखंड में तो विशेष कृषि का ही कार्य होता है, तो महिलाओं के लिए बड़ी परेशानी थी। तो हमने अपने आसपास में ही बचपन से ही चारा पत्ती और फल फूल जो भी बहुपयोगी थे उनका रोपण किया। 1984 में मैंने सार्वजनिक तौर से पीपल का एक पौधा लगाया था। आज बहुत सुंदर पीपल चौक के नाम से है। तो तब से लगातार पर्यावरण में पौधरोपण के साथ साथ फिर 1990 से मैंने देव की लघु वाटिका अपने माता जी के नाम से स्थापित की और तब से अब तक मैं लगातार पर्यावरण पर काम कर रहा हूँ। उन प्रजातियों पर काम करना मैं उचित समझता हूँ, उन पर काम कर रहा हूँ जो विलुप्त प्रजाति के हैं और बहुपयोगी हैं और जिनका भविष्य में हमें अच्छा पर्यावरण के साथ साथ बहुत सफल रोजगार हमें उत्तराखंड में प्राप्त होगा। इसी पर हम काम करते हैं। तो कौन कौन सी आपने अभी सूची बताई थी हमें चलते चलते, तो ऐसे कौन कौन से मुख्य वृक्ष हैं जो आपने यहाँ पर रोपे हुए हैं? एक तो हमारे उत्तराखंड में एक सिलिंग का पौधा होता है जो विलुप्ति के कगार पर है और आज तक उस के सीड को किसी भी सीनियर सेंटर या फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट पे ग्रो नहीं कर पाए। और सिलिंग के नाम से करीब 20-25 गांव हमारे पूरे उत्तराखंड में, 7 सिलिंग, जौन सिलिंग, टोटा सिलिंग, सिलिंग वाले आपकी कौसानी में है और सिलिंग चरोटी कई नाम से प्रसिद्ध है। तो उसका जो फूल है उसकी महक बहुत उपयोगी है वातजन्य व्याधियों के लिए और ये बुखार उखार, सर्दी जुकाम के लिए, और बहुत अच्छी उसकी एसेंस बन सकती है। उससे बहुत सुंदर वाइन चाइना बनाता है और अच्छी मिठाई उसकी बनती है। नवंबर दिसंबर में उसकी जो फ्लावरिंग खिलती है तो 3 माइल तो उसकी महसूस भी होती है और सबसे सघन वृक्ष है। तो 2002 से मैं स्पेशली उस पर काम कर रहा था, तो अब 2020 से मैं उसकी सीड ग्रो जान चुका हूँ। और एक विशेष उसमें महत्व ये है कि एक सिलिंग चंद्राणी शब्द हमारे कुमाऊं में होता है कि जिन जल स्रोत के आसपास सिलिंग के पौधे हैं वहाँ
महिलाएं एलर्जी, दांत, खाज, पूजा, फुंसी या मानसिक अशांति पे जाती थी, उस पानी को सेवन करती थी और नहाते थे तो वास्तव में ठीक होते थे। तो मेरा एक मानना है कि मैंने करीब 50 जल स्रोत के आसपास एक 5-5, 2-2 जितनी जगह थी उस हिसाब से सीलिंग के पौधे लगा रहे हैं। तो ये मानता हूँ कि आने वाले समय में उस पानी को हम बिजली की तरह यूज कर सकते हैं, उससे बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा और उसके फूलों से तो हमको बहुत सुंदर रोजगार मिलेगा ही। सबसे महंगा फूल है और जल स्रोत हमेशा हमारे अच्छे पर्यावरण के साथ पुनर्जीवित उसकी क्षमता होती है। तो इस बार 2023 में डीएसबी परिसर उस पर शोध कर रहा, तो उनके लिए हमने अपनी वाटिका से 1 किलो सीलिंग के फूल और 250 कटिंग और 50 पौधे उपलब्ध कराए। अब जरूर उनके शोध में कुछ नया मिलेगा तो बहुत से लोगों को पौधा हमें बहुत अच्छा रोजगार देगा। इसके साथ ही हम 2004 से चंदन पर काम कर रहे हैं, 2004 से। तो चंदन से इस प्रकार से हम पूर्ण रूप से मतलब तृप्त हैं कि पूरे हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसा भूभाग नहीं है जहाँ चंदन नहीं हो सकता है। हर जगह हमने ट्रायल पर जो 2-4 पौधे लगाए थे, आज उसमें सीड आ रही, पक्षी प्रसाद से खूब अच्छा फैल रहा है। उसके साथ हम बहुत योग्य फसलें, दाड़िम, अखरोट, पांगर, पतझड़ वाली ऐसी कई प्रजातियां हम कर सकते हैं। और तो तीसरा हम रुद्रांश पे काम कर रहे हैं, तो पूरा ये अनुभव हो चुका है कि हमारे पूरे उत्तराखंड में 3 मुख के अलावा दूसरा रुद्रांश नहीं हो सकता है। तो 2, 3, 4 मुख हमारे वहाँ ग्रो होता है, तो 99% 3 मुख है। तो हम आस्था की दृष्टि, धार्मिक दृष्टि से अपना 3 मुखी रुद्रांश हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर उसका सूप पीना चाहें तो अस्थमा, गठिया, उसके लिए भी मानसिक शांति के लिए काफी लाभदायक है और सदाबहार रुद्रांश का पौधा। उसके साथ हमने मुगा रेशम पर काम किया 2009 से। स्पेशली डॉक्टर डीपी पालीवाल जी कब यहाँ आए थे। वो कॉल का पौधा हमारा स्थानीय पौधा और दूसरा कटमारा का होता है। 2021 से 21 में आसाम से उसकी बर्मी मंगा के यहाँ पर ट्रायल किया गया हमारी मुगा रेशम वाटिका में। तो करीब 5000 कोकून फसल बने हमारे पास। तो लगातार 2021 से अभी 9 किसान बागेश्वर जनपद पर मुगा रेशम पर काम कर रहे हैं। तो इस बार करीब 35-40 हजार कोकून तैयार हुआ। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि अब हमारी जो आसाम जोरट पर निर्भरता खत्म हुई है, उत्तराखंड स्वयं मुगा रेशम पर काम कर रहा है। उसकी बर्मी को भी यहाँ से इस बार हमने 100 ग्राम बर्मी प्रोड्यूस में किया। और मुगा रेशम के साथ अगर हम कृषि के साथ उसको करें तो उसमें मैंने करीब 10 फसल 12 फसल ऐसी डाल रखी है जो जंगली जानवर से सुरक्षित है। जंगली पशुओं से, जैसे अदरक लगा रखा है, हल्दी लगा रखी है, कपूर कचरे उसमें लगा रखी है, ब्राह्मी लगा रखा है, एलोवेरा लगा रखा है, लेमन ग्रास उसमें लगा रखी है, रोजमेरी उसमें लगा रखी है। तो जो भी फसलें उसमें लगा रखी हैं सब जंगली जान से सुरक्षित है। तो आज जिस प्रकार से बदलाव और बहुत हल्ला गुल्ला जंगली जानवर से परेशानियाँ होती हैं, तो कहीं न कहीं पर हम कुछ इस प्रकार की खेती को अगर बदलाव करें तो बहुत अच्छा रोजगार हमें मिलेगा। और मीठा पांगर और काफल पर हम काम कर रहे हैं, जगह जगह उसके पौधे लगवाते हैं। और जो मीठा पांगर है उसका भी हमने ट्रायल लिया कि वो बागेश्वर जैसे गर्म घाटी में होगा तो और जगह और होगा। और उसमें प्राकृतिक रूप से उसके बाहर से जिस प्रकार से कांटेदार वो होता है कि बंदरू और लंगूर से भी उसकी सुरक्षा हमें मिल जाती है। 4 प्रकार का बांस हमने लगा रखा रिंगाल को छोड़ के। जापानीज बांस है, चाइनीज बांस है। तो चाइनीज बांस और जापानी बांस को बहुत कम देख रही कि हम उसे ग्रो कर सकते हैं सामान्य तरीके से। और सबसे उसकी उपयोगिता एक तो फर्नीचर है, बाढ़ सुरक्षा है, दूसरा साग सब्जी अचार के लिए भी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जो गोल्डन बांस चाइनीज वाला है पीले कलर का, उसमें तो 100 साल उसकी लाइफ है और करीब 90 साल बाद उसमें फ्लावरिंग होती है। तब तक आप उसको गन्ने की तरह कटिंग करके भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक रोजगार हमें यहाँ पर विकसित हुई। तो सर एक सवाल और था। उत्तराखंड जैव विविधता के लिए जाना जाता है, ये एक अच्छी बात है उत्तराखंड के संदर्भ में। तो इस जैव विविधता को आधार मानकर वृक्ष खेती का क्या भविष्य आपको दिखता है यहाँ के संदर्भ में? बिल्कुल, वास्तव में जिस प्रकार से हमारे चीड़ के वन हैं, तो वास्तव में यहाँ चीड़ नहीं होता तो हम लोग क्या करते, जिस प्रकार का हमने व्यवहार अपने जंगलों के प्रति रवैया अपना रखा है। तो मेरा मानना है कि चीड़ को उसके उचित स्थान पर लगाया जाए। जैसे दक्षिणी ढाल पर काफ़ी तेज गर्मी और कठोर चट्टान है, तो वहाँ चीड़ के जंगल बनाए जाए। जो हमारी उत्तरी ढाल है, कम से कम उसको तो पर्यावरण की दृष्टि से और सामान्य स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से उसको संरक्षित रखा जाए। तो उसमें हमारे जो पुराने वन है, काफल है, गेड़ू है, इमुल है, तो इस प्रकार के फल है, फासिल है, वो स्वतः ही होते थे। तो आज वो आग लगने से बार बार सते होते, तो जिस हिसाब से जो स्वयं अपने हाथ से जंगल बनते वो नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए पौध लगाना आवश्यक तो नहीं है, लेकिन उन पौधों को लगाना बहुत जरूरी है जो विलुप्ति के कगार में है। ये मेरा अपना प्रयास है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जाना, आपने सुना किशन सिंह मल्लाडा जी के प्रयासों को कि कैसे उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ वृक्ष खेती के महत्व को भी जाना है और जन जन तक पहुंचाने के लिए वे कटिबद्ध हैं। और उनका ये जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, वो उस अगाध प्रेम को देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी वृक्ष लगाएं और अपने पर्यावरण के संरक्षण में कुछ अंश मात्र योगदान दे पाएं। मेरा हक मेरा देश न्यूज के लिए मैं विपिन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।